तो बिहार के दबंग नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक एनडीए रुझान में बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। दिनारा से एलजेपी के राजेंद्र प्रसाद सिंह जीत गए हैं, एलजेपी के खाते में एक सीट आ गई है। वाल्मीकि नगर से जेडीयू की तरफ से रिंकू सिंह को जीत मिली है और साथ ही निर्मली से जेडीयू के अनिरुद्ध यादव जीत गए हैं। ये देखिए, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के लिए अभी खाता खुल गया है। जीत की अगर बात करें तो साथ ही दीघा से बीजेपी के संजीव चौरसिया जीत गए हैं। तो अभी तक जो नतीजे आए हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद उन जगहों के नतीजे आ गए जहां से जेडीयू और बीजेपी के। दरभंगा आप गए थे विद्या, देखिए दरभंगा की चारों सीटों के परिणाम आ गए हैं और वहां पर जो एनडीए है उसको कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। केवटी से आरजेडी के प्रत्याशी को जीत मिली है, दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव को जीत मिली है। और उसके बाद अब देखिए सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं वेणु जी आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो रैलियां की हैं, चुनाव प्रचार के दौरान 4 दिनों में कुल 12 रैलियां की। 23 अक्टूबर से शुरू किया था, 3 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के आखिरी दिन तक उन्होंने रैली को संबोधित किया। 101 सीटें करीब करीब उस दायरे में आ गई जहां पर रैलियां थी। 101 सीटों तक उनका प्रभाव गया, 59 सीटों पर आगे। तो क्या ये माने कि आखिरकार ये पीएम मोदी की बड़ी जीत, जो एंटी इनकम्बेंसी की बातचीत थी, उसे काफी हद तक उन्होंने कम कर दिया? देखिए, जैसे मैंने कहा, एंटी इनकम्बेंसी बिहार में लोकल लेवल में थी, मगर इस बार मैंने देखा कि मोदी जी ने उनके सारे जो उनके स्पीचेस में केवल एक चीज वो कहते रहे कि जो अभी जो स्थिति है कोरोना और को लेके जो आर्थिक स्थिति और अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी को भी अगर उससे डील करना है तो केंद्र सरकार को अपने साथ रखना जरूरी होगा। ये मैसेज उनका हमेशा साथ रहा है और ये हमेशा ये मैसेज देते रहे। और मेरे को लगता है कि उससे लोग थोड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि जिस तरह की जो आर्थिक मंदी हम देख रहे हैं, लोगों के दिमाग में ये बात ये है कि भाई ऐसे टाइम पे केंद्र का साथ में होना, केंद्र सरकार का साथ में होना लाभदायक है। तो ये मेरे ख्याल आम वोटर भी, चाहे उसकी नाराजगी हो नीतीश कुमार के प्रति, खूब नाराजगी, फिर भी एक उसके दिमाग में ये बात शायद रही होगी कि केंद्र सरकार का साथ होना जरूरी है। और ये चीज मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश और जगह भी आप देखेंगे और वहां पे भी ये फैक्टर दिख रहा है, मुझे लगता है। जी अनुमा आर्य, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? जैसा कि वेणु साहब कह रहे हैं कि भाई देखिए कई तरह की चीजें थी, लेकिन एक चीज जो हम देख रहे हैं बिहार के रुझान में, नतीजों में, वो ये कि भाई बीजेपी पर भरोसा मतदाताओं ने जताया है। दूसरी बात यह है कि जेडीयू भले ही नीचे जा रही हो, सीटें थोड़ी कम आ रही हो, लेकिन स्थिति कम से कम कांग्रेस जितनी खराब तो नहीं है। देखिए, जो वेणु जी ने कहा, मैं लगभग उससे बिल्कुल सहमत लगती हूँ, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का जो एक्सपर्टीज है, यूएसपी है, वो हर तरह से साम दाम दंड भेद हर तरह से अपनी वर्चस्व को कायम करने का रहा है। तो जहां एक तरफ मुद्दे हावी थे, लोगों को ये लगा कि अगर केंद्र सरकार से राहत नहीं मिलेगी, लोग सरकारों को, अगर राज्य सरकार को साथ नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि राज्य सरकार वो परफॉर्मेंस ना कर सके। ये एक बड़ी वजह भी बनता है। लेकिन उसके साथ ही बीजेपी ने जो अलग अलग जगह तोड़ने की बात की, एक तरफ एलजेपी को अलग खड़ा किया, एक तरफ जेडीयू को नीचे से उसके पैर काटने की कोशिश की, तो ये सब चीजें भी भूल नहीं सकते। एक अनुमा जी, मैं इसमें सवाल और ऐड कर देता हूं। किसने क्या किया, अपनी रणनीति लोग अपने हिसाब से तय करते हैं। ये बताइए, आपकी पार्टी में अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश, तो वो लोग अभी होटल में बैठे हैं या बाहर निकल गए? राजस्थान के 2 मंत्री पहुंचे, 2 ऑब्जर्वर यहां से पहुंचे। अपने विधायकों पर नजर रखी जा रही है, प्रत्याशियों पर। देखिए, जो पार्टी के लोग हैं वो तो फील्ड में हैं और हम सबने देखा है। ऐसा नहीं है कि पार्टी के लोगों को हमने फील्ड में नहीं देखा है। लोगों ने प्रचार में भाग लिया है और अलग अलग जगहों पे अपनी कंफर्ट की कॉस्ट पर सब लोग 24-24 घंटे काम करते रहे हैं। ये और बात है कि जो उस तरह की सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। हो सकता है इस मामले में हमें बीजेपी से ये सीखना पड़ेगा। रांची को लेकर जो तैयारी चल रही थी, राजस्थान को भी लेकर तैयारी, रांची और राजस्थान में जो तैयारी चल रही थी कि हम अपने नेताओं को, विधायकों को शिफ्ट कर देंगे, वो तैयारी चल रही है अभी भी कि नहीं चल रही है? आप जिस बारे में रेफर कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो मुद्दे थे वो सिर्फ शायद हो सकता है इसलिए थोड़ा, चलिए आपको जानकारी नहीं है तो ये बता दीजिए। रोहित चल दे देंगे। नहीं, रोहित तो बता ही देंगे।
रोहित बता देंगे कि क्या संपर्क किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपके ऑब्जर्वर पहुंचते हैं, ये बात समझ में आती है। राजस्थान सरकार के 2 मंत्री पहुंच जाते हैं अचानक से, ये समझ में नहीं आती बातचीत। पार्टी पूरा एक साथ जुट के, एक साथ लग के चुनाव लड़ती है और हर एक को अपनी अपनी ड्यूटीज दी जाती हैं, अपना अपना एक क्षेत्र दिया जाता है। उसके लिए लोग आए हैं बाहर से और सब जगह आते हैं, हर पार्टी में आते हैं। ये और बात है कि आप किसी और तरह की रोहित जरा ये बताइए, रोहित क्या तैयारी चल रही थी रांची में और राजस्थान में? क्यों डराते हैं भाई आप लोग इतना? लोकतंत्र का तो सर्वनाश कर हम दिया। नहीं डराते हैं। कांग्रेस का अपना घर जो है, इनके नेतृत्व के ऊपर देखिए इनके नेतृत्व के ऊपर जो है उनको भरोसा नहीं है इनके नेताओं को, क्योंकि राहुल गांधी जी नेतृत्व को अस्वीकारता इनके नेता लगातार कर रहे हैं। लगातार इनको ये, अगर राजस्थान मैनेज नहीं कर पा रहे, अपना घर का मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये इनके नेता जो है वो ज्ञान दे रहे हैं चीन को लेकर राहुल गांधी जी। तो पहले अपना घर संभाल लें, अपने कांग्रेस पार्टी को देख लें, चिंतन कर लें। एक बात अनुपम जी एक और बात कह रही थी कि भैया जो लोगों के अंदर डर था कि जो योजनाएं हैं वो नीचे तक नहीं वो होंगी, मतलब सरकार सहयोग नहीं करेगी अगर राज्य में कोई और सरकार थी। मोदी जी ने तो पश्चिम बंगाल से लेके छत्तीसगढ़ से लेके और दिल्ली तक जो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे वो किसान निधि हो, सारी योजनाओं का लाभ दिया और वहाँ तक पैसे भी पहुँचा दिए गए, लेकिन वो जनता तक बंटने नहीं दिए गए कि भैया जनता को पहुँच जाएंगे तो मोदी जी की वाह हो जाएगी। लेकिन रोहित ये रोना कब तक चलता रहेगा? आप भी यही कहते हैं, कांग्रेस भी यही कहती है। नहीं रोहित, ये रोना कब तक चलता रहेगा? आप भी यही कहते हैं और कांग्रेस भी यही कहती है। विनोद जी, अगर योजनाओं का फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा है, अगर लोगों नहीं को रोते सर, विद्या जी हम तो करके दिखाते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जो कर सकते हैं वही कहते हैं। ठीक है विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, क्या चुनाव के जो रुझान या जो नतीजे आ रहे हैं ये उसी पर निर्भर कर रहे हैं? क्या जो योजनाएं मोदी सरकार की तरफ से चलाई गई या फिर राज्य सरकार नीतीश कुमार की तरफ से चलाई गई, उनके नतीजे हैं ये, उनके रुझान है ये? देखिए विद्या जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि चुनाव जो है योजनाओं से ज्यादा भावनाओं पर जीते जाते हैं। हमेशा आप देखिए कोई भी चुनाव जो है उसमें भावना प्रमुख होती है, तो और भावनाओं के मामले में बीजेपी का और मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। वो ऐसे भावनात्मक तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं कि लोग जो है उनकी बात को मान करके वोट देते हैं। दूसरा जो वेणु जी ने कहा कि ये चीज जो है मोदी जी ने लोगों के दिमाग में बिठा दी कि अगर बिहार की तरक्की होनी है तो केंद्र और बिहार में एक ही सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार हो, उसका लाभ तभी मिलेगा। ये भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सर, जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। पटना साहिब से देखिए, पटना साहिब से बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। नंद किशोर यादव चुनाव जीत गए हैं। बिहार चुनाव के सबसे तेज और सटीक नतीजे हम आपको बता रहे। सबसे पहले जाले से बीजेपी के जीवेश कुमार चुनाव जीत गए हैं। देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, कैमूर से, रामगढ़ से बीएसपी की अंबिका सिंह ने चुनाव जीता है। बीएसपी को एक सीट मिल गई है। हाजीपुर से बीजेपी के अवधेश सिंह ने जीत दर्ज कर ली है और साथ ही पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, राकेश, इन नेताओं ने चुनाव जीत दर्ज कर ली है। लेकिन एक बीएसपी का खाता भी खुला है। हाँ, बीएसपी का भी खाता खुल गया है। पूर्णिया से बीजेपी के विजय कुमार जिनका जीत गया है। बीएसपी का भी एक खाता खुल चुका है। रुन्नी सैदपुर से जेडीयू के पंकज मिश्रा ने जीत हासिल कर ली है। और लगातार हम आपको बता दें जो नतीजे आते जा रहे हैं, स्क्रीन के निचले हिस्से पर आप खासतौर पर नजर बनाकर रखिए। हर सीट का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं, कहां से कौन सी पार्टी जीत रही है। जैसे आप स्क्रीन के निचले हिस्से में देखिए, दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी ने जीत हासिल की, दरभंगा मेन से बीजेपी ने जीत हासिल की, बहादुरपुर से जेडीयू ने जीत हासिल की, बेतिया से बीजेपी ने जीत हासिल की। तो हमने पूरी पुख्ता तैयारी की है ताकि हर सीटों की जानकारी आपको दे सके। पूरी तकनीक के साथ हमने पटिया से बीजेपी के राम सिंह जीत गए हैं। दीघा से बीजेपी के संजीव चौरसिया जीत गए हैं। देखिए लगातार अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें तो बीजेपी, जेडीयू और एक बीएसपी, एक एलजेपी के कैंडिडेट जीते हुए नजर आ रहे हैं। दरभंगा की 4 सीटों के नतीजे आए हैं। केवटी से आरजेडी के मुरारी मोहन झा जीते हैं। और साथ ही इसके अलावा अगर बात करें दरभंगा ग्रामीण की, तो यहां से ललित यादव ने जीत दर्ज कर ली है। जी हाँ बिल्कुल। और जो स्ट्राइक रेट है नतीजों में विद्या, वो तो देखिए बीजेपी का बहुत ज्यादा है। अभी तक जो नतीजे सामने आ गए, ये तस्वीर हमने आपके सामने नतीजों को लेकर रखी है। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेनू जी, एक सवाल आपसे, उससे पहले रोहित, जो एक सवाल मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा था, ये जो रैलियों की बातचीत हमने की है, पीएम मोदी की रैलियों की बातचीत, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, ये जो अब तस्वीर सामने आ रही है नतीजों की शक्ल में, क्रेडिट आप किसे देंगे?
पीएम मोदी को, उनके चेहरे को आगे कर दिया गया या नीतीश कुमार को? देखिए, क्रेडिट जो है वो जिस तरीके से, अगर आप क्रेडिट की बात करें तो नीतीश जी ने अपना काम किया, 15 साल वहाँ पर काम हुआ है। और जिस तरीके से आज देखिए, जो बीमारू राज्य से निकाल के विकसित राज्य की तरफ अगर बिहार को नीतीश जी लेकर आए तो जरूर उसका श्रेय नीतीश जी को है। और साथ साथ मोदी जी का एक चेहरा जरूर, क्योंकि मोदी जी ने जो ये कहा पूरे देश के अंदर जो काम हुआ है और विदेश के अंदर भी जो नहीं, जीत का क्रेडिट किसे? अगर जीत मिल जाती है इसी तरीके से, सरकार की योजनाएं जो जनता तक पहुंची है, तो दोनों है, पीएम मोदी या नीतीश कुमार? जी, अगर जीत मिल जाती है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, जिस हिसाब से कुछ सीटों पर आप लोगों को जीत मिल गई है, सरकार बनाने का मौका मिल जाता है, तो इसका क्रेडिट किसे, पीएम मोदी या नीतीश कुमार? देखिए, सबसे पहले क्रेडिट तो जाएगा वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता लगातार वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और कई कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान भी दिया है। तो एक पूरे कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, साथ साथ जो वहाँ पे नीतीश जी ने जिस तरीके से सरकार ने जो वहाँ पर एनडीए की सरकार जो थी उसने काम किया, और साथ साथ मोदी जी ने जिस मैंने बताया जो योजनाएं नीचे तक पहुँची हैं, उसका एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। मैंने यही बात, अगर आप देखें पूरे देश भर के अंदर जो नतीजे आ रहे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि जो योजनाएं नीचे तक पहुँची हैं उसका लाभ ज़रूर कहीं ना कहीं आज ये जो रुझान आ रहे हैं उसके अंदर मिल रहा है, दिख रहा है। अनुमा आर्या, अगर देखिए लोगों तक लाभ नहीं पहुंचा है, लोग अगर खुश नहीं हैं, तो बीजेपी को बढ़त क्यों मिलेगी बिहार में? दूसरी बात यह कि आप लोगों की तरफ से जो वादे किए गए उस पर लोग यकीन क्यों नहीं कर लेते? अगर आप कह रही हैं कि अभी तक जो वादे किए गए थे वो हवा हवाई है, तो लोगों ने आपके वादे को भी तो हवा हवाई ले लिया। देखिए, अगर आप देखेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट जो अभी थोड़े समय पहले आई है, उसमें बिहार किस चीज में आगे है? विकसित उसको कैसे कह सकते हैं हम? विकासशील वाले हिस्से में भी उसकी हालत बहुत खराब है। अगर आप कुपोषण देखें, महिलाओं की स्थिति देखें, शिक्षा देखें, स्वास्थ्य देखें, आप सब ऑन ग्राउंड गए हैं, आपने ऑन ग्राउंड देखा है। पर हाँ, यहाँ जो रणनीति जो है बीजेपी की, उसमें किस पार्टी को कहाँ रखना है, किसको कहाँ पे तोड़ देना है, किसको कहाँ पे जोड़ देना है, वो चीज ज्यादा काम की है, बजाय इसके कि नीचे तक योजनाओं का जाना। क्योंकि इस तरह से एकदम झूठ बोलते हुए ब्लिंक भी नहीं करते, वो देख के दुख होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि गलत प्रेसिडेंट्स को वैलिडेशन मिलते जा रहा है। अच्छा देखिए, वो तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर थी। देखिए, ढोल नगाड़े अब बजाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब पूरी तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक हैं वो आश्वस्त हो चुके हैं कि भाई अब जीत पक्की हो गई है, भले ही रुझान में एक बड़ी वजह लगातार पार्टियों की ओर से और नेताओं की ओर से कहा जा रहा था कि 3 बजे तक का इंतजार कर लीजिए। पहले कार्यकर्ताओं से कहा गया था कि बहुत ज्यादा जश्न मत मनाइए, 3 बजे तक का इंतजार कीजिए, और देखिए 3:12 हो रहे हैं। इसीलिए अब ढोल नगाड़ों की आवाज एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। ये देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं, ढोलक झाल ये सब कुछ बज रहा है, जीत के गाने गाए जा रहे हैं। अनुमा जी, जिन बातों का आपने जिक्र किया, आप जो बातें कहें, अगर वाकई में ये समस्या है, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार तो नहीं किया ना, या तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए या फिर जनता आपकी बातों को गलत मानती है। वोटों से जीत कई बार वो नहीं रिफ्लेक्ट करती जो एक्चुअली ग्राउंड पर सिचुएशन होती है। नहीं, लोकतंत्र में वोटों की जीत अहम होती है ना अनुमा जी। लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं, जीत आप तो ये मत कहिए कि वोटों से रेप्लिकेट नहीं होती है, ये तो मत कहिए। सहमत हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही हूँ जो सामदान दंड भेद लगते हैं, जिसमें बीजेपी बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करती है। नहीं, तो आप लोग सामदान दंड भेद नहीं अपनाते, कांग्रेस पार्टी सामदान दंड भेद नहीं अपनाती चुनावों में जी। कांग्रेस पार्टी सामदान दंड भेद का इस्तेमाल नहीं करती चुनावों में। देखिए, जिस तरह की मार्केटिंग बीजेपी करती है उसके सामने कांग्रेस तो कुछ नहीं करती। घुमाइए मत ना, ये मत। मैंने सीधा सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं करती चुनावों में? देखिए, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं करती। जो आजकल हम देख रहे हैं, जिस तरह की प्रेसिडेंट्स हम देख रहे हैं, अरे छोड़िए, इतनी मासूमियत नहीं है। एक चीज है, आज के चुनाव में विद्या इतनी मासूमियत तो नहीं है। कब नहीं, एक चीज है विनोद जी, जैसा कि अनुमा जी कह रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को गुलाब का फूल हाथ में लेकर उतर जाना चाहिए अगले चुनाव से, और यह कहना चाहिए कि देखिए हमको वोट देना दें, लेकिन हम आपका दिल जरूर जीतना चाहते हैं। विनोद जी, ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको यही तय नहीं है कि उसको करना क्या है, मतलब दिल जीतना है या वोट लेने हैं। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं विनोद जी,
विनोद जी, अनुवादी तो ये भी कह रही है कि कई बार वोटों से असल तस्वीर सामने नहीं आती। अब लोकतंत्र में वोटिंग तो सबसे अहम होता है। पार्टी होती है, उससे गठबंधन करती है और धीरे धीरे वो क्षेत्रीय पार्टी की जमीन बीजेपी लेती जाती है और बीजेपी उस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। हरियाणा में यही हुआ, चौटाला के साथ बीजेपी ने यही किया। बिहार में जो है जेडीयू के साथ आज बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना छोटी पार्टी हो गई। तो बीजेपी का तरीका ये है, कांग्रेस जाती है तो वो क्षेत्रीय पार्टी के साथ जो दोस्ती करती है और अपनी जमीन छोड़ती चली जाती है। उत्तर प्रदेश में छोड़ती चली गई, बिहार में छोड़ती चली गई, कर्नाटक में छोड़ती चली गई, अब महाराष्ट्र में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। तो बीजेपी और कांग्रेस का ये बुनियादी फर्क है। बीजेपी कहीं जाती है तो आगे बढ़ती है, कांग्रेस वहां से पीछे हटती है, ये समझ लीजिए। तो कांग्रेस जो है, अब महाराष्ट्र में भी जब कभी चुनाव होंगे तो कांग्रेस वहां तीसरे नंबर की पार्टी है। नंबर 1 पे शिवसेना। लेकिन विनोद जी, आप बिहार में क्या कहेंगे? बिहार में तो देखिए ना कि 70 सीट लेकर भी इस बार कांग्रेस छोटी पार्टी नजर आ रही है। अपना आधार बढ़ाना है या सहयोगियों का आधार बढ़ाना है, क्या कर रहा है अभी कांग्रेस? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है विनोद जी, आपके पास लौट कर आता हूं। देखिए, रुन्नीसैदपुर से जेडीयू के पंकज मिश्रा जीत गए हैं। रुन्नीसैदपुर से जेडीयू के पंकज मिश्रा ने जीत दर्ज की है। दिनारा से एलजेपी के राजेंद्र प्रसाद सिंह जीत चुके हैं और वाल्मीकि नगर से जेडीयू के रिंकू सिंह जीत चुके हैं। जी विनोद जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन बड़ी जानकारी है वो बता देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए अब तक की बड़ी खबर क्या है। बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं और हम आपको जैसा कि बता रहे हैं कि प्रामाणिक तरीके से ग्राउंड जीरो से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से भी कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी जीत गए हैं। देखिए, कांग्रेस का एक नेता जीत गया है और मोकामा से आरजेडी के अनंत सिंह जीत गए हैं। साधु उनके सामने खड़े थे, लेकिन सच में वो साधु नहीं थे। और ये भी बड़ी बात है कि मंत्री जो मुजफ्फरपुर से हैं, नीतीश सरकार में मंत्री सुरेश शर्मा, वो हार गए हैं। सुरेश शर्मा, और जब आप मुजफ्फरपुर में जाइए, मैं मुजफ्फरपुर में था विद्या, वहां पर सड़कों पर इतना जाम है। सुरेश शर्मा से हमने बातचीत भी की थी, उन्होंने ये कहा। और मुजफ्फरपुर दिलचस्प ये है कि वो स्मार्ट सिटी में है। मैंने उनसे पूछा स्मार्ट सिटी में है, कुछ काम तो हुआ नहीं? उन्होंने कहा अभी तो लोगों को स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत वक्त लग गया, तो अगले 2 साल में पूरा कर देंगे। यानी आप राज्य सरकार में मंत्री हैं, लोगों की समस्याओं को आपने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद उसी समय यह तस्वीर साफ हो गई थी कि उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा था। और जब असल नतीजे आ गए हैं तो मंत्री सुरेश शर्मा की हार हुई है। रुन्नीसैदपुर से जेडीयू के पंकज मिश्रा जीते हैं। दिनारा से एलजेपी के राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की है। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित कुमार यादव जीत गए हैं और वाल्मीकि नगर से जेडीयू के रिंकू सिंह ने जीत दर्ज की है। अनंत सिंह जीत गए हैं। अनंत सिंह भी जीत गए मोकामा से। मैं वही कह रहा था कि भाई उनके सामने जो साधु थे वो तो साधु ही रह गए। हमने चुनाव प्रचार में भी देखा था, वो बहुत सिंपल तरीके से और बिल्कुल आम नागरिक की तरह चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, जो कि आजकल चुनाव प्रचार के दौरान देखने को कम मिलता है। लोग ये जरूर कह रहे थे कि साधु जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब साधु ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके सामने अनंत सिंह जो बाहुबली थे, उनको लेकर लोग ये भी कह रहे थे कि भाई काम हमारा वही कराते हैं तो हम चुनेंगे उन्हीं को। और देखिए वो नतीजों में तब्दील हो गए, यानी कि ग्राउंड पर जो रिपोर्ट हमें मिल रही थी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, वही अब नतीजे भी आ रहे हैं। जी विनोद जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस को समझना ये है कि कांग्रेस जो है वो केंद्र की राजनीति करनी है कि राज्य की राजनीति करनी है, राज्य में अपने सहयोगी के साथ किस हद तक जो है कंसीड करना है, कहां तक जाना है, कांग्रेस कुछ तय नहीं कर पाती। और दूसरा, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस एक चुनाव खत्म हो जाने के बाद उसकी फाइल बंद हो जाती है। अब बिहार में 2025 में फाइल खुलेगी कांग्रेस की, 2024 के आखिर में यह देख लीजिएगा। कांग्रेस उसके बाद भूल जाती है कि बाकी कभी चुनाव भी होंगे। बीजेपी के साथ ये अच्छी बात है कि बीजेपी एक चुनाव जीते या हारे, वो अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। आप देखिए अमित शाह अपनी उनकी पिछले जो तबियत ठीक नहीं थी उसके बावजूद बंगाल जाके 5 दिनों बंगाल रह करके आते हैं। जी कांग्रेस जो है वो तब जगती है जब जो है सवेरा होता है। आर्या जी, तो मतलब आप लोग क्या करते हैं कि जब परीक्षा आता है उससे पहले, उससे कुछ दिन पहले आप लोग मेहनत शुरू करते हैं और फिर उसके बाद वेकेशन पर चली जाती है, क्या छुट्टी मनाने चली जाती है क्या आप लोग? विनोद जी के सवालों का जवाब दीजिए। आप जो बात कह रहे हैं, इस इलेक्शन से बहुत सारी चीजें हैं जो मंथन करने में आएंगी और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस में अगर जो भी इससे सीख मिलेगी तो हम उसमें आगे ही बढ़ेंगे, उसको हम सोच के उसको अपने जो अगर कोई कमियां हैं ये सीख लेने का सिलसिला कब तक चलेगा? अनुमा जी, ये सीख लेने का सिलसिला कब तक चलेगा? सीख आप उत्तर प्रदेश सीख लेने का 30 साल चले रहे हैं, गुजरात में पिछले 30 साल चले रहे हैं, बिहार में पिछले 30 साल चले रहे हैं। सीख ये सीख पश्चिम बंगाल में आप ले रहे हैं,
ये सीख आप तमिलनाडु में ले रहे हैं, ये सीख आप उड़ीसा में ले रहे हैं, ये सीख आप जो है आप कर्नाटक भी उसी रास्ते पे चला गया है, यही आंध्र प्रदेश उसी रास्ते पे चला गया है, तेलंगाना उसी रास्ते पर है, जम्मू कश्मीर, आप हर जगह सीख ही ले ठीक है, एक बार ग्राउंड जीरो का हम रुख कर लेते हैं। मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, हम देख रहे हैं कि रुझानों में तो एनडीए को बढ़त है, लेकिन जमीन की स्थिति क्या है? आप यहाँ इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? तेजस्वी के हाँ, वहां पर बताइए जरा इस वक्त हलचल क्या है? देखिए, रुझानों में जो हलचल है उसकी हलचल यहाँ भी साफ दिखाई दे रही है। अभी चंद मिनट पहले ही आपने देखा होगा आरजेडी ने हैंडल से ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवारों को आश्वस्त किया है कि देर रात तक मतगणना चलेगी और किसी भी ईवीएम सेंटर को छोड़ के नहीं जाना है, हमारी जीत सुनिश्चित है। तो ये पैगाम अभी दिया गया है। आधे घंटे पहले ही मनोज झा भीतर से निकल कर आए थे, जो कि तेजस्वी यादव के साथ बैठकर चुनाव के परिणामों पर नजर बनाए हुए हैं। तो उन्होंने भी मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि एक अन्य मार्ग का रास्ता यहाँ से निकलेगा, यानी 10 सर्कुलर रोड से निकलेगा। तो जाहिर तौर पर ये जैसे जैसे आरजेडी नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये बयान उनके अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम कर रहे हैं। अभी दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पर आप देखें तो कार्यकर्ताओं का एक खास जमावड़ा जो है वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ जो कार्यकर्ता दरअसल जुट रहे हैं वो इन्हीं बयानों के चलते जुट रहे हैं। फिर से उनमें एक नया जोश जागता है, फिर से नया एक बार जज्बात फूटता है और फिर दोबारा वो सर्कुलर रोड पर इस उम्मीद के साथ उम्मीद की डोर आखिरी लम्हे तक थामकर आरजेडी के नेता, आरजेडी के कार्यकर्ता रखना चाहते हैं। मधुरेंद्र, रजनीश का रुख कर लेते हैं एक बार। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, हम देख रहे हैं कि आरजेडी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उम्मीद की डोर आखिरी वक्त तक थाम कर रखना चाहते हैं, लेकिन जरा जमीनी हकीकत भी बताइए। देखिए, जहां तक अभी तक रिजल्ट का सवाल है तो 20 सीटों पर एनडीए के डिक्लेयर्ड रिजल्ट आ चुके हैं और 6 सीटों पर ग्रैंड अलायंस के डिक्लेयर्ड रिजल्ट आ चुके हैं। जहां कई मंत्री जो हैं एनडीए के वो हारे हैं, लेकिन बीजेपी में अगर माहौल दिखाएं, मधुरेंद्र बता रहे थे कि आरजेडी में कार्यकर्ताओं ने आखिरी सांसें थाम रखी है कि किसी तरह जीत हो जाए, लेकिन बीजेपी में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँच रहे हैं, वो खुश हैं। क्या लग रहा है जीत को लेकर, कितने आशान्वित हैं आप लोग? हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं। जिस प्रकार से महागठबंधन के नेता ने दागी उम्मीदवारों को टिकट देने का काम किया, अभी लग रहा है आप लोग जीत जाएंगे रुझान के अनुसार? क्या लग रहा है? से हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोग तो कल ही जीतल थे, लेकिन क्या कीजिएगा, जश्न की तैयारी हो गई? जश्न की तैयारी भी हो गई है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग सरकार बना के बिहार में। देखिए कितने कॉन्फिडेंस, कितना हाई है इनका। भले ही नहीं राजेश, ये पूछिए कॉन्फिडेंस कितना हाई तो जस्ट शुरू क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखिए कॉन्फिडेंस हाई है। लड्डू तो बांटे कम से कम, लाल अबीर चल रहा था। सुबह से आप भी फील्ड पर हैं, कम से कम पानी पी ले लड्डू खाकर। देखिए इस बार ये लोग संशय में है। कहते हैं दूध का जला मट्ठा फूंक कर पीता है। 2015 का हर तो मट्ठा लड्डू हो जाए, थोड़ी देर लड्डू खाइए और मट्ठा पीजिए। महिलाएं जो है वो अबीर गुलाल खेल रही थी, ढोलक बजा रही थी, लेकिन उन्हें शांत करा दिया गया। तो मतलब इसका ये है रजनीश की अभी जो नेता है, पार्टी है तमाम, वो ये देख रहे हैं कि भाई हमने पिछला अनुभव जो देखा है उससे ये कह सकते हैं कि अभी ज्यादा उत्साह मत दिखाइए। नेता कह भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उत्साह तो कार्यकर्ताओं का बनता ही है। भाई थोड़ी देर बाद भले ही मामला बदल जाए, लेकिन कम से कम खुशी मनाने के कुछ घंटे तो मिल जाएंगे। कुछ घंटों तक तो लोग खुश रह सकते हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है। रजनीश, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं। और थोड़ी देर पहले वो नज़ारा यहाँ पर था बीजेपी कार्यालय में, जब महिलाएं अबीर गुलाल खेल रही थी और ढोलक बजा रही थी और उन्होंने गीत बनाया हुआ था, वो गीत गा रही थी। लेकिन फिर आला कमान से निर्देश आया उन्हें कि अभी जश्न नहीं मनाना है, क्योंकि जिस तरीके से कांटे की लड़ाई चल रही है उसमें बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बीजेपी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, बीजेपी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है रजनीश। और देखिए आरजेडी भी जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन मधुरेंद्र के पास चलते हैं। मधुरेंद्र, मैं देख रहा हूं आपके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता मुझे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए, उनके मन का हाल भी समझने की कोशिश कीजिए, दिखाइए देश को। बिल्कुल कार्यकर्ताओं के नारेबाजी चल रही है। शब्दों से हम थाम कर कोशिश करते हैं कि उनके मन की बात को जाने। क्या उम्मीद है अभी तक के जो रुझान है उसमें कहीं उम्मीद दिखाई दे रही है? हम लोग पूर्ण रूपेण जीत रहे हैं। हम लोग कैंडिडेट टू कैंडिडेट अंदर ऑफिस कैंडिडेट टू कैंडिडेट बात हो रही है। लगभग हम लोग का 130 कैंडिडेट आगे बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा
बहुत जानकारी कहाँ से आ रही है कि 130 कैंडिडेट आगे बजट बनाया हुआ है? क्या आपको इलेक्शन कमीशन से संपर्क है या अंदर पार्टी की खबरों पर भरोसा कर? अभी प्रदेश युवा अध्यक्ष ने बताने मधुरेंद्र बोलिए ना, पटाखे जलाएं, बोलिए लड्डू बांटे, 130 कैंडिडेट आगे चल रहे हैं तो लड्डू नहीं, रुके रसगुल्ला, किस वजह? सफेद वाला रसगुल्ला बना है। हाँ, रसगुल्ला भी बना हुआ है, रसगुल्ला भी बांटे भाई। लड्डू अब बिहार में रसगुल्ला जो काफी लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, सफेद और काला। हाँ, सफेद वाला रसगुल्ला अभी कुछ समय में हम लोग जब जीत आश्वस्त हो जाएंगे तो हम लोग चालू। अभी तक आश्वस्त नहीं है। देखिए, हम लोग पहले खाना खाने चल गए थे ना, इसलिए एनडीए बढ़ रही थी। आगे खाना खा के वर्मा का आशीर्वाद है, तपस्वी यादव को 12 करोड़ जुआ का आशीर्वाद है, बेरोजगार का आशीर्वाद है। आपको चमत्कार होगा? बिल्कुल चमत्कार होगा। सरकार पे भरोसा 100% यकीन है। आप नहीं चॉकलेट खा लीजिए, सच चॉकलेट पहले ले अरे लीजिए। चॉकलेट सबसे बड़ी बात है, रसगुल्ले से चॉकलेट पर आ गए। वार जो हो रहा है मेंटली। खाइए, कहाँ है आपका चॉकलेट? बिल्कुल है चॉकलेट। तो ये चॉकलेट को बतला रहा है कि अभी चॉकलेट ही हाथ में आया है। जी, लेकिन नहीं, रसगुल्ले विद्या हाँ, रसगुल्ले से उनके कार्यकर्ता चॉकलेट पर आ गए, तो कहीं नतीजा भी सिर्फ चॉकलेट ही तो नहीं मिलेगा। चॉकलेट नहीं, कच्चा रसगुल्ला खिलाएंगे। मेरा नेता का आदेश होगा, कच्चा रसगुल्ला सभी को खिलाएंगे। देखिए, इस भरोसे के साथ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं कि बना रहे हैं, रसगुल्ला खाने का मौका मिलेगा। और इसी जोश के साथ यहाँ पर खड़े जो लोग हैं, दरअसल ठीक है मधुरेंद्र, मैं तो कहता हूँ कि देखिए कच्चा रसगुल्ला जो राकेश कह रहे हैं, दरअसल वो कच्चा रसगुल्ला क्या होता है, दूध को फाड़ कर जो रसगुल्ला तुरंत बनाया जाता है उसको कच्चा रसगुल्ला कहते हैं। हाँ, वो स्पंज रसगुल्ला ही होता है। मधुरेंद्र, थोड़े से रसगुल्ले आप दिल्ली तक लेकर आइएगा। आरजेडी अगर नतीजों में आगे बढ़ जाए, सरकार बना ले, तो हमें भी रसगुल्ला खिलाइएगा। रजनीश के भी रसगुल्ले खाएंगे और लड्डू खाएंगे। बीजेपी दफ्तर पर वो मौजूद हैं। लेकिन एक बार फिर से वापस चलते हैं, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए एमके वेणु साहब, रसगुल्ला और लड्डू की बात हो रही है, लेकिन चॉकलेट खिला रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता हमारे संवाददाता को। तो स्वाभाविक है कि अपने जो काडर जो है, और अभी मनोज झा ने अभी आधे एक घंटे पहले स्टेटमेंट यही दिया कि उनके कैंडिडेट्स जो है और उनके जो कार्यकर्ता जो बूथ में है, उनसे जानकारी ये आ रही है कि भाई 130 सीटों में आगे। ये मेरे ख्याल ये उनका हौसला अभी तक बरकरार रखने के लिए कहा जा रहा है। अभी हो सकता है कि बाकी जो 60% जो अभी काउंटिंग हो रही है वहां पे कुछ और। अब बीजेपी भी अब देखिए, बीजेपी भी कह रही है कि भाई जश्न मत ना मनाया जाए। तो मेरे ख्याल अब पता नहीं 1-2 घंटे बाद पता लगेगा कि जो रुझान अभी आए हैं ये क्या बिल्कुल उसी तरफ तब्दील होंगे। जो नतीजे वेणु साहब आ रहे हैं ना, जो नतीजे आ रहे हैं वो तो इस बात का संकेत यही दे रहे हैं कि जो रुझान है वो असल नतीजों में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है जो नतीजे आ रहे हैं।